तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं द सिख एम्पायर के बारे में। सिख एम्पायर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा लेटर मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि सिखिज्म की जो स्टार्टिंग हुई थी दैट स्टार्टेड एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, बट आगे आने वाले टाइम में हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मूवमेंट टू अ फुल ब्लोन सोशियो पॉलिटिकल फोर्स ऑफ द सिक्स। तो आज की क्लास के अंदर हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, द राइज, द गोल्डन एज एंड द फॉल ऑफ द सिख एम्पायर के बारे में। तो एक बेसिक आइडिया लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिन्स की बात करें कि द सिख एम्पायर के ओरिजिन्स की क्या वजह थी, कि कैसे वो इमर्ज हुआ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अराउंड 17th सेंचुरी का मैप है इंडिया का। उस समय पर औरंगजेब जो है वो रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, और जैसे ही उन्हें पता चला कि साउथ में दक्कन की तरफ जो है मराठा फोर्सेस जो है एक अपसर्जेंस निकाल रही हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज, तो सारा का सारा ध्यान जो औरंगजेब का था बुंदेलखंड, राजपुताना और सिख्स की तरफ पंजाब में, वहां से जो है डाइवर्ट होके औरंगजेब अपने आखिरी के 25 साल जो है वो दक्कन में ही बिताते हैं, जैसे कि हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ से जो है बुंदेलखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर हमें राजपुताना, जाट्स और सिख्स का इमरजेंस जो है वो देखने को मिलता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ औरंगजेब फ्रॉम दिल्ली। तो यहां से जो है हमें इमरजेंस देखने को मिलता है द सिख एम्पायर का। Origins in the late Mughal era, that is in the 17th century. The Sikh community grew as a militant force under the leadership of Guru Har Gobind, whose lifespan was 1595 to 1644, who introduced the concept of Miri and Piri, that is spiritual and temporal authority. इसके बारे में जो है अभी थोड़ी देर के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद हमें गुरु गोविंद सिंह जी देखने को मिलते हैं। 1666 से 1708 तक इनका लाइफ स्पैन है। द 10th एंड द फाइनल सिख गुरु क्रिएटेड द खालसा इन 1699। मीरी एंड पीरी और खालसा जो है यही आगे जाकर जो है सिख्स का एक सोशियो पॉलिटिकल फोर्स बनने में जो है इन्होंने काफी हेल्प करी थी। इन दोनों के बारे में अभी थोड़ी देर के अंदर हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग सिख्स इनटू अ डिसिप्लिन्ड मिलिट्री ऑर्डर। Mughal persecution, especially under Aurangzeb, led to armed conflicts, including the martyrdom of Guru Arjan in 1606 and Guru Tegh Bahadur in 1675. अर्जन देव जी को जो है वो जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया था, और गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने जो है वो एग्जीक्यूट किया था। ये जो है एक फ्यूल बन के सिख एम्पायर की तरफ जो है उनकी फाउंडेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें द 10 सिख गुरुज के बारे में, तो सबसे पहले हमें गुरु नानक देव जी देखने को मिलते हैं। 1469 से 1539 तक जो है इनका प्रीचमेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब जब बाबर ने हमला किया था इंडिया के ऊपर 1526 के अंदर, जब हमें मुगल एम्पायर की जो है वो स्थापना दिखती है, उस समय हमें गुरु नानक देव जी जो है वो प्रीच करते हुए दिखाई देते हैं सिखिज्म के अंदर। हालांकि इस समय तक जो है एक स्पिरिचुअल मूवमेंट ही चल रहा था सिखों का। आगे जाकर जब गुरु अर्जन देव जी की जो है हत्या कर देता है जहांगीर, वहां से जो है हमें एक सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है सिख्स का। गुरु नानक देव जी फाउंडेड सिखिज्म, प्रीच्ड इक्वालिटी, मोनोथिज्म एंड सोशल जस्टिस। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड लंगर, दैट इज द कम्युनिटी किचन। आज के समय पर भी जो है गुरुद्वारों में जो आप देखते हैं लंगर व्यवस्था, वो हमें गुरु नानक देव जी ने ही जो है वो स्टार्ट करी थी। इसके बाद गुरु अंगद देव जी हमें देखने को मिलते हैं 1539 से 1552 तक। डेवलप्ड द गुरमुखी स्क्रिप्ट, गुरमुखी लिपि जिसके आधार पे जो है मॉडर्न डे पंजाबी भाषा लिखी गई है। जैसे हिंदी में हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, वैसे ही गुरमुखी जो है वो मॉडर्न डे पंजाबी की जो है वो स्क्रिप्ट है। उसको जो है गुरु अंगद देव जी ने जो है वो डेवलप किया था। प्रोमोटेड फिजिकल फिटनेस एंड लिटरेसी अमंग सिख्स। उसके बाद गुरु अमरदास जी हमें देखने को मिलते हैं 1552 से 1574। अपोज्ड सती एंड कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेंथेंड द लंगर ट्रेडिशन। उसके बाद गुरु रामदास जी हमें देखने को मिलते हैं 1574 से 1581 तक। इन्होंने जो है अमृतसर की जो है वो खोज करी थी। फाउंडेड अमृतसर इन 1577, इनिशिएटेड द मसंद सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइज्ड डोनेशन।
डोनेशंस एक्सेट्रा के लिए जो है इन्होंने मसंद सिस्टम की जो है वो स्थापना करी थी। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी हमें देखने को मिलता है, यहां से जो है सिखिज्म का ट्रांजिशन फेज हमें देखने को मिलता है। 1581 से 1606 तक, 1606 के अंदर जहांगीर ने जो है इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ दैट इज ऑल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब, इन्होंने ही जो है कंपाइलेशन करी थी गुरु ग्रंथ साहिब की। बिल्ट हरमंदिर साहिब द गोल्डन टेम्पल एंड ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट सिख मार्टियर, दैट इज पहले शहीद जो थे वो यही थे सिख गुरुज के अंदर। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं गुरु हरगोबिंद सिंह जी, जिन्होंने मीरी एंड पीरी सिस्टम की जो है वो स्थापना करी थी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो है हमें 1606 से 1644 के बीच में देखने को मिलते हैं। इंट्रोड्यूस द मीरी एंड पीरी दैट इज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्रिएटेड द अकल तख्त एंड फॉर्म द फर्स्ट सिख आर्मी। इसके बारे में अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। गुरु हर राय जी हमें देखने को मिलते हैं 1644 से 1661 के बीच। प्रोवाइडेड मेडिकल एड एंड एक्सपैंडेड द सिख इन्फ्लुएंस पीसफुली, यहाँ पर जो है थोड़े समय तक हमें थोड़ा पीस देखने को मिलता है सिख कम्युनिटी के अंदर। फिर गुरु हरकृष्ण जी हमें देखने को मिलते हैं 1661 से 1664, बहुत कम एज में जो है इनकी मृत्यु हमें देखने को मिलती है। हेल्प प्लेग विक्टिम्स इन दिल्ली एंड ही वाज द यंगेस्ट गुरु हु डाइड एट एज 8। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी हमें देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट गुरु हमारे, 1665 से 1675 के बीच में। डिफेंडेड रिलीजियस फ्रीडम बट वाज मार्टर्ड बाय औरंगजेब फॉर प्रोटेक्टिंग हिंदू राइट्स। औरंगजेब ने जो है इनकी भी बहुत बुरी तरह से जो है वो हत्या करी थी, बहुत ब्रुटैलिटी औरंगजेब ने इनके साथ भी दिखाई थी। जैसा हमने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जब हम बात कर रहे तब हमने देखा था उस समय भी ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पर भी औरंगजेब ने जो है बहुत ज्यादा क्रूर हत्या करी थी। इन दी एंड हमें गुरु गोबिंद सिंह जी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की जो है वो स्थापना रखी थी 1675 से 1708 तक। फाउंडेड द खालसा इन 1699, इंट्रोड्यूस द 5 Ks। 5 Ks के बारे में भी हम बात करेंगे, खालसा पंथ के बारे में जब हम बात करेंगे तब। डिक्लेयर्ड गुरु ग्रंथ साहिब एज द इटर्नल गुरु एंड फॉट अगेंस्ट मुगल ऑपरेशन। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था हमारे 10 सिख गुरुज के बारे में। यहाँ पर आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं हमारे 10 सिख गुरुज की, फ्रॉम गुरु नानक देव जी टू गुरु गोबिंद सिंह जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं मीरी एंड पीरी सिस्टम की तरफ, क्योंकि वो जो है एक ट्रांजिशन फेज लेकर आया फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मूवमेंट टू अ सोशियो पॉलिटिकल फोर्स अमंग द सिख्स। तो पीरी एंड मीरी का मतलब क्या है? मीरी रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल पावर, वर्ल्डली अथॉरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ अमंग सिख्स, और पीरी का मतलब है स्पिरिचुअल लीडरशिप, रिलीजियस डिवोशन एंड मॉरल गाइडेंस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें, जब गुरु अर्जन देव जी की जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी जहांगीर ने, वहां से गुरु हरगोबिंद सिंह जी को समझ आया कि ये लोग जो है वो बातों से मानने वाले नहीं हैं, इसीलिए अब तलवार उठाने का जो है वो समय आ चुका है। After the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji in 1606 by Jahangir under Mughal rule, Guru Hargobind Singh Ji realized that Sikhs needed to defend themselves against oppression. उसके बाद हमें 2 तलवारें देखने को मिलती हैं गुरु हरगोबिंद सिंह जी की, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। One was for Miri to protect justice and uphold righteousness, and the second was for Piri to guide Sikhs spiritually. मतलब स्पिरिचुअलिटी भी हमें देखने को मिलती है, बट यहां से जो है अपना खुद का जो डिफेंस सिस्टम है वो सिख्स ने जो है वो इवॉल्व कर लिया था। Establish the अकल तख्त, the throne of the Almighty in अमृतसर, symbolizing Sikh political sovereignty. अकल तख्त की अगर हम बात करें तो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमें अमृतसर के अंदर देखने को मिलता है अकल तख्त। उसके बाद formed the first Sikh army preparing Sikhs for self defense and resistance against tyranny. पहली सिख आर्मी जो है हमें गुरु हरगोबिंद सिंह जी के अंडर जो है वो देखने को मिलती है, और वहां से जो है एक सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म हमें देखने को मिलता है सिख्स का। इसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि मीरी एंड पीरी सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या था सिख कल्चर के अंदर, तो इट शिफ्टेड सिखिज्म फ्रॉम अ प्योरली स्पिरिचुअल मूवमेंट टू अ सोशियो पॉलिटिकल फोर्स, जैसा कि अभी मैंने बात करी इसके बारे में।
इंस्पायर्ड द लेटर मिलिटराइजेशन ऑफ सिख्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह। इसके बाद हम खालसा पंथ के बारे में ही जो है वो बात करने वाले हैं। बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द सिख एम्पायर विच वॉज फ्रॉम 1799 टू 1814, ऑलमोस्ट 50 साल का समय, अंडर महाराजा रंजीत सिंह जी। तो ये जो है एक फाउंडेशन बना आने वाले समय में सिख एम्पायर का, द मीरी एंड पीरी सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं खालसा पंथ के बारे में। तो खालसा पंथ में हमें जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा। ही बिलीव्ड इन वन गॉड, दैट इज वाहे गुरु। फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, लिव अ राइटियस लाइफ फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, डिफेंड ट्रुथ, जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द वीक, रिजेक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिचुअल्स एंड मेंटेन द 5 Ks। सिखों की जो शान है, जो पहचान है 5 Ks, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। खालसा पंथ का इंपैक्ट क्या पड़ा सिख्स और ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ट्रांसफॉर्म्ड सिख्स इनटू अ डिसिप्लिन्ड वॉरियर कम्युनिटी प्रिपेयर्ड टू फाइट इनजस्टिस। मीरी एंड पेरी सिस्टम के बाद हमें द खालसा पंथ देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स को बुला के उन्हें जो है अमृत पान करवाया था और खालसा पंथ की जो है वो शुरुआत करी थी। तो वहां से जो है इनजस्टिस के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ, टायरनी के खिलाफ जो है सिख्स को जो है प्रिपेयर करना जो है वो शुरू कर दिया गया और एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर कम्युनिटी हमें जो है उभरती हुई दिखी सिख्स के अंदर। लेड द फाउंडेशन फॉर सिख पॉलिटिकल पावर, लेटर लीडिंग टू द सिख एम्पायर इन 1799। मीरी एंड पीरी के बाद जो है एक और फाउंडेशन हमें देखने को मिलती है द खालसा पंथ आने वाले समय में द सिख एम्पायर के लिए। Strengthened Sikh identity and unity, distinguishing it from Hindu and Muslim traditions. The 5 Ks की वजह से जो है हमें सिख कम्युनिटी में जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं हिंदूज और मुस्लिम से। 5 Ks के बारे में अभी जस्ट हम बात करने वाले हैं। Created a merit-based leadership system, rejecting hereditary priesthood. मतलब जिसका जैसा मेरिट सिस्टम रहेगा वैसा ही उसे लीडरशिप क्वालिटीज भी दी जाएंगी। मतलब जो जितना पावरफुल उसको उस हिसाब से जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो हेरिडिटी में जैसे प्रीस्टहुड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जैसे आज के समय में हम नेपोटिज्म से उसे कंपेयर कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें द 5 Ks के बारे में, जो हमें सिखों की पहचान मॉडर्न डे के अंदर भी देखने को मिलती है। सबसे पहले इज केश, दैट इज अनकट हेयर, symbol of spirituality, respect for God's creation and discipline. Sikhs do not cut their hair as a sign of devotion. जैसे कि आज के समय में हम देख सकते हैं कि सिख लोग जो है वो अपने बाल नहीं काटते हैं और एक टर्बन पहनते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी और रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स क्रिएशन हमें दर्शाता है। उसके बाद हमें कड़ा देखने को मिलता है, दैट इज एन आयरन ब्रेसलेट, जो वो अपने हाथों में पहनते हैं। रिप्रेजेंट्स इटर्निटी, स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट टू राइटियसनेस। It serves as a reminder to always act morally. इसका भी एक काफी ज्यादा हमें जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है कड़े का, आयरन ब्रेसलेट सिक्स के अंदर। उसके बाद हमें कंग देखने को मिलता है, कंघा जिसको हम कहते हैं कंघी। वुडन कॉम्ब symbolizes cleanliness and order. It keeps the uncut hair tidy, reinforcing self discipline. लंबे बालों को जो है वो ठीक से कंघी करी जाती थी और आज भी करते हैं सिख लोग, ताकि क्लीननेस जो है वो बनी रहे। उसके बाद हमें कछेरा देखने को मिलता है, दैट इज कॉटन अंडर गारमेंट, रिप्रेजेंट्स सेल्फ कंट्रोल, मॉडेस्टी एंड हाई मॉरल कैरेक्टर। इट रिमाइंड्स सिक्स टू लीड अ डिसिप्लिन्ड एंड chaste लाइफ। उसके बाद इन दी एंड हमें किरपान देखने को मिलता है, दैट इज अ स्वॉर्ड और अ स्मॉल डैगर, अ सिंबल ऑफ करेज, सेल्फ डिफेंस एंड द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वीक एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इट रिप्रेजेंट्स बोथ स्पिरिचुअल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और साथ ही जो वीक लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है हमें किरपान देखने को मिलता है, दैट इज अ स्वॉर्ड और अ स्मॉल डैगर सिक्स के अंदर। इसके अलावा जो है कुछ प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़े मुश्किल शब्द हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 Ks के बारे में, दे यूनाइट सिक्स अंडर अ कॉमन आइडेंटिटी। हर एक सिख के अंदर जो है हमें ये देखने को मिलता है द 5 Ks का जो है वो फॉलोइंग। सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ देयर फेथ एंड ड्यूटीज, रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म
इंक्लूडिंग इक्वालिटी, जस्टिस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब जो है हमें देखने को मिलता है। The 5Ks are not just religious symbols but also a way of life for Sikhs, promoting dignity, respect and moral strength। सिर्फ नाम के लिए ही नहीं है कि एक सिंबॉलिक चीज हो, बट ये जो है हमें रिस्पेक्ट, डिग्निटी और मॉरल स्ट्रेंथ के लिए भी जो है वो सिख लोग हमें फॉलो करते हुए दिखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आने वाले समय में क्या हुआ इन द अर्ली 18th सेंचुरी, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बंदा सिंह बहादुर जी का रिवोल्ट 1708 से 1716। इनके बारे में जो है हम बात पहले भी कर चुके हैं जब मैं लेटर मुगल्स के बारे में बता रहा था। फारूक सियार ने जो है इनको एग्जीक्यूट किया था और मौत की सजा जो है वो सुनाई थी। बंदा सिंह बहादुर जी, अ डिसाइपल ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, led a major uprising against the Mughals in 1708 to 1716। करीब 8 साल तक जो है मुगलों से ये लड़ते रहे और कुछ टेरिटरीज पंजाब की जो है उस समय पर ये छीनने में भी सफल रहे थे मुगल एम्पायर से। He established Sikh rule in parts of Punjab and introduced agrarian reforms, but was eventually captured and executed in Delhi in 1716। जमींदारी सिस्टम को जो है इन्होंने अबॉलिश किया था अपने एरिया से, जहां जो एरियाज इन्होंने कैप्चर किए थे पंजाब के अंदर, और अपने अग्रेरियन रिफॉर्म्स लेके आए थे ताकि लोग जो हैं और खुश हो सकें। इसके बाद हमें बंदा सिंह बहादुर जी की मृत्यु के बाद हमें द फॉर्मेशन ऑफ सिख मिसल्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम द 1720s टू द 1760s। सिमिलर टू द मराठाज, मराठा चीफ टेन जैसे कि हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, जैसे होलकर्स हमें देखने को मिले, भोंसलेज हमें देखने को मिले, पेशवाज हमें देखने को मिले। वहां पर 5 थे, यहां पर हमें 12 मिसल्स देखने को मिलते हैं। दैट वर द कॉन्फेडरेसीज आल्सो नोन एज द चीफ टेन्स। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सुकर चकिया सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मिसल हमें देखने को मिलता है। महाराजा रंजीत सिंह भी जो है वो इसी मिसल से जो है वो बिलोंग करते थे। इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं, नकाई आप देख सकते हैं, कन्हैया आप देख सकते हैं, एटसेट्रा। These missiles constantly fought against the Afghans under Ahmad Shah Abdali and the declining Mughal forces। ये मिसिल्स जो थे वो अफगान फोर्सेस जैसे कि अहमद शाह अब्दाली और आगे जाकर जो है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के समय पर जो है इन्होंने उन पर भी जो है वो हमला किया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि सिख एम्पायर का और ज्यादा इमरजेंस कैसे हुआ अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम 1748 टू 1761, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन इन पंजाब। तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद जो है दिल्ली का रीजन मराठास के पास से जो है वो चला गया था और एक पावर वैक्यूम बन गया था कि मतलब बाकी पावर्स जो है वो स्ट्रगल कर रही थी उस एरिया को अपने अंदर जो है वो हथियाने के लिए, और सिख्स भी जो है वही कोशिश कर रहे थे और आने वाले समय में लाहौर का रीजन जो है वो कैप्चर करने में सफल भी रहे थे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 वीकेंड द मराठा फोर्सेस, क्रिएटिंग अ पावर वैक्यूम दैट द सिख्स एक्सप्लॉइटेड। The Sikhs captured Lahore in 1765 and began consolidating their power over Punjab। पंजाब का एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन था लाहौर का हमारा, जिसे सिख्स ने जो है वो कैप्चर कर लिया था। मॉडर्न डे तो पाकिस्तान में आता है रीजन, बट उस समय पर लाहौर को कैप्चर करना एक काफी बड़ी बात थी क्योंकि पंजाब का एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन हमें देखने को मिलता है। मराठाओं की हार थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, उसकी वजह से जो है एक बार फिर से इमर्ज होते हुए दिखे हमें 18th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद अगर हम आगे बात करें महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में, जो जेनिथ तक लेके गए द सिख एम्पायर को। 1799 से 1839 इनका लाइफ स्पैन था, इनका रूल पीरियड था सॉरी, एंड इनका लाइफ स्पैन 1780 से 1839 के बीच में। ही वॉज द लीडर ऑफ सुकेर चकिया मिसल यूनाइटेड पंजाब एंड एस्टैब्लिश्ड द सिख एम्पायर इन 1799 आफ्टर कैप्चरिंग लाहौर। लाहौर को कैप्चर करने के बाद जो है इन्होंने सिख एम्पायर की वहीं पे स्थापना रखी थी। He modernized the army, employing European officers and incorporating French, British and Italian military tactics। 1799 का जो पीरियड हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मराठा फोर्सेस काफी ज्यादा जो है वो कमजोर हो चुकी थी और आने वाले 4 सालों बाद मतलब 1803 के अंदर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठास की हार हो जाती है और उस समय पर हिंदू पावर्स की अगर बात करें तो मराठास सेकेंड नंबर पर पहुंच जाती हैं और सबसे ऊपर हमें सिख्स देखने को मिलते हैं क्योंकि मराठास एक डिक्लाइन के फेज से जो है वो गुजर रहे थे।
His empire expanded to Kashmir, Peshawar and Multan, making it one of the most powerful in India. जैसे कि मैंने अभी बात करी कि मराठास की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, खासकर 1803 के अंदर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। तो ब्रिटिश के पास जो है मराठास को तो उन्होंने सबड्यू कर दिया था, बट उनका अगला टारगेट था सिख एम्पायर को किसी भी तरह से गिराना, और आने वाले समय में जो है वो सफल भी हो गए। महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद 2 एंग्लो सिख वॉर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। वहां पर पंजाब दोनों वॉर्स में जो है वो हार जाता है, और ब्रिटिश जो है पंजाब का रीजन पूरी तरह से जो है वो एनेक्स कर लेते हैं और ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेते हैं। वहीं पर हमें सिख एम्पायर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखता है। His rule was marked by religious tolerance, efficient administration and military strength. महाराजा रंजीत सिंह जी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें द फॉल ऑफ द सिख एम्पायर के बारे में, तो यहां पे हमें 2 एंग्लो सिख वॉर्स देखने को मिलते हैं बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिख फोर्सेस फ्रॉम 1845 टू 1849. After Ranjit Singh Ji's death in 1839, his successors struggled for power. क्योंकि उस समय पर ब्रिटिश जो है पहले ही मराठास को पूरी तरह से सबड्यू कर चुके थे। 1818 के अंदर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो है पहले ही ब्रिटिश जीत चुके थे और एक बड़ा एरिया वो कैप्चर कर चुके थे। अगर ब्रिटिश से हम कंपेयर करें तो इनका जो लैंड मास था, एक्सटेंड था, वो बहुत ज्यादा छोटा था। ब्रिटिश उस समय पर एक बहुत बड़ी पावर ऑलरेडी बन चुके थे, तो वहां पर ब्रिटिश को हराना इनके लिए पॉसिबल था नहीं, और हुआ भी वैसा ही। दोनों वॉर्स में जो है सिखों को जो है हार का सामना करना पड़ा। The first Anglo-Sikh War in 1845 to 1846 resulted in British control over parts of Punjab. पहले वॉर के बाद जो है कुछ पार्ट्स पर ही ब्रिटिश ने कब्जा किया था, और उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद पूरी तरह से जो है पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। The second Anglo-Sikh War in 1848 to 1849 led to the annexation of Punjab by the British East India Company, officially ending the Sikh Empire in 1849. तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था हमारा सिख एम्पायर के बारे में। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वेयर डिड महाराजा रंजीत सिंह जी एस्टैब्लिश्ड अदालत ए आला? ऑप्शंस ए भटिंडा, बी पटियाला, सी मुल्तान या फिर डी लाहौर। इसका सही आंसर है दैट इज डी लाहौर। लाहौर के अंदर जो है महाराजा रंजीत सिंह जी ने जो है वो अदालत ए आला की जो है वो स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following built the city of Bhatinda of Punjab? ऑप्शंस ए पृथ्वीराज चौहान, बी भाटी राजपूत, सी शाहजहां या फिर डी महाराजा आला सिंह। इसका सही आंसर है दैट इज बी भाटी राजपूत। नाम से आपको पता चल रहा होगा भटिंडा और यहाँ पे भाटी राजपूत, ज्यादा आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसको याद करने के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the birthplace of Guru Nanak Dev Ji? Options A अमृतसर, B नाभा, C नानकना या फिर D नंदेड़। इसका सही आंसर है दैट इज C नानकना। नानकना में जो है वो गुरु नानक देव जी का जो है वो बर्थ प्लेस माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सीज ऑफ अमृतसर अंडर महाराजा रंजीत सिंह जी coincided with which of the following events? Options A siege of Durai, B Aurangzeb's annexation of Mewar, C second Anglo-Maratha war या फिर D the British siege of Raigad। इसका सही आंसर जो है दैट इज C second Anglo-Maratha war, क्योंकि द सीज ऑफ अमृतसर जो था वो अराउंड हमें 1802 से 1803 के बीच में देखने को मिलता है, और इसी समय पर जो है ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हमें देखने को मिलता है। वहां पर पेशवा बाजीराव द सेकंड हार जाते हैं और एक बड़ी टेरिटरी इंक्लूडिंग गुजरात एंड सूरत मराठास को देनी पड़ती है ब्रिटिश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड विद whom बाय महाराजा दुलीप सिंह। ऑप्शंस ए लॉर्ड हार्डिंज, बी लॉर्ड डलहौजी, सी आर्थर वेसेले या फिर डी सर जॉन लॉरेंस। इसका सही आंसर जो है दैट इज ए लॉर्ड हार्डिंज। इन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी थी महाराजा दुलीप सिंह जी के साथ, जिसके अकॉर्डिंग
काफी सारा जो पार्ट है पंजाब की टेरिटरी का वो ब्रिटिश ने जो है वो हथिया लिया था सिख एम्पायर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following designed modern day Chandigarh in Punjab? Options: ली कॉर्बुजियर, बी जोसेफ हॉफमैन, सी पीटर बेरहेंस या फिर डी लुशियन कुक। इसका सही आंसर जो है दैट इज ए ली कॉर्बुजियर। ली कॉर्बुजियर जो थे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। इन्होंने मॉडर्न डे चंडीगढ़ का जो है वो नक्शा बनवाया था और आगे जाकर उसी नक्शे के आधार पर मॉडर्न डे चंडीगढ़ की जो है वो नींव रखी गई थी पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु क्रिएटेड द खालसा पंथ? काफी सिंपल है, अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ऑप्शंस: ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु हर राय, सी गुरु तेग बहादुर जी या फिर डी गुरु गोविंद सिंह जी। अब तक आपने आंसर भी गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर जो है दैट इज डी गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने जो है खालसा पंथ की जो है नींव रखी थी 1699 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which Sikh Guru compiled the Adi Granth, the first official version of the Sikh scripture? Options: A गुरु अर्जन देव जी, बी गुरु अंगद जी, सी गुरु अमरदास जी या फिर डी गुरु हरकिशन जी। इसका सही आंसर जो है दैट इज ए गुरु अर्जन देव जी। इन्होंने जो है सबसे पहली बार आदि ग्रंथ को जो है वो कंपाइल किया था और आज के टाइम पे जो है हमें गुरु ग्रंथ साहिब जो देखने को मिलती है वो आदि ग्रंथ के ऊपर ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is not correct in the context of the Second Anglo-Sikh War? Options: A. Afghan forces under Muhammad Khan supported the Sikhs. B. Maharaja Duleep Singh was pensioned off to England. C. Kohinoor diamond went into British hands. या फिर D. Sikhs managed to save some territories from the British annexation. इसका सही आंसर जो है दैट इज डी, सिक्स मैनेज टू सेव सम टेरिटरीज फ्रॉम द ब्रिटिश एनेक्सेशन। काफी ऑब्वियस बन जाता है ये वाले में कि जैसे मैंने बताया कि दो ही एंग्लो सिख वॉर्स हुए हैं और सेकंड एंग्लो सिख वॉर में जो है पूरी तरह से जो है पंजाब की सारी टेरिटरी वो ब्रिटिश रूल के अंदर जो है वो चली जाती है। तो यहां पर जो लिखा है कि सिक्स मैनेज टू सेव सम टेरिटरीज फ्रॉम ब्रिटिश एनेक्सेशन, दैट इज नॉट करेक्ट। बाकी तीनों जो है हमें सही देखने को मिलते हैं क्योंकि अफगान फोर्सेस अंडर मोहम्मद खान ने जो है वो सपोर्ट किया था सिक्स का सेकंड एंग्लो सिख वॉर के अंदर। उसके बाद वॉर के बाद महाराजा दुलीप सिंह जी को जो है वो इंग्लैंड भेज दिया गया था, पेंशन भी उनको वहां मिलती थी और यूरोप के अंदर ही जो है उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है कोहिनूर हीरा ब्रिटिश के पास जो है वो चला गया था। तो ये भी सही है। बस एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है कि पूरी तरह से एनेक्स नहीं हुआ था, जबकि पूरा का पूरा पंजाब ब्रिटिश रूल के अंदर चला गया था। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। What were the reasons of the emergence of Sikhs and other regional powers in the late 17th and early 18th centuries? Options: A. Aurangzeb's diverted focus to Deccan to subdue the Maratha resistance. B. Aurangzeb's brutality against Hindus and Sikhs. C. Both A and B या फिर D. Neither A nor B. इसका सही आंसर जो है that is C. Both A and B. ये दोनों ही reasons थे जिसकी वजह से बाकी रीजनल पावर्स हमें देखने को मिलती है, सिख्स, जाट्स, राजपूत एटसेट्रा, क्योंकि औरंगजेब का ध्यान जो है वो दक्षिण की तरफ जो है वो भटक गया था बिकॉज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज। और औरंगजेब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रूलर थे और नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी उन्होंने करी, इंक्लूडिंग छत्रपति संभाजी महाराज एंड सिख गुरुज ऑल्सो। तो ये भी एक रीजन था औरंगजेब्स ब्रुटैलिटी अगेंस्ट हिंदूज एंड सिख्स। ये दोनों रीजन बने लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरीज के अंदर जो है अलग अलग रीजनल पावर्स के अपसर्जेंस में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। आज हमने बात करी 10 सिख एम्पायर के बारे में, कैसे उनका राइज हुआ, कैसे एक स्पिरिचुअल मूवमेंट से हमें एक सोशियो पॉलिटिकल फोर्स हमें देखने को मिलती है सिख्स की, क्या उनका गोल्डन एज था अंडर महाराजा रंजीत सिंह जी, और कैसे जो है उनका फॉल हुआ ब्रिटिश रूल के अंदर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजपूत्स और जाट्स एटसेट्रा और भी जो रीजनल पावर्स थी उनका राइज, निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ बंगाल एटसेट्रा, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम सीधा बढ़ेंगे
कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज इंडिया के अंदर आई और ब्रिटिश ने उन सबको सबड्यू करते हुए कैसे अगले 200 सालों तक जो है वो इंडिया के ऊपर राज किया था। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कि क्लास के अंदर। शुक्रिया।